हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फतेहपुर कहकर एक गांव में चंदू नामक एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उसकी साइकिल पिंकी के। वो अपना पेट पालने की खातिर समोसे तलता और पिंकी को लेकर गली गली फेरी मारकर उन समोसों को बेचता और पैसे कमाता। गर्मा गर्म समोसे लीजिए, खस्तेदार चटपटे और मजेदार समोसे, इतने कुरकुरे कि बस मन मचल जाए। आइए आइए समोसे लीजिए, चंदू के समोसे, आइए आइए आइए। ओ चंदू बिटवा, तनिक 2 समोसे खिलाओ तो। और हाँ, चटनी भर के डालना, कौनो कंजूसी न करना। हाँ, बताई दे रही है पहले ही। नाना चाचा, ये चंदू के समोसे हैं। मैं धंधे में कभी भी फायदा नहीं, ईमानदारी देखता हूँ। और मेरे ग्राहकों का पेट भरे और उन्हें इन मसालेदार समोसों को खाकर एक नमकीन सी डकार आ जाए, वहीं पे मैं समझ जाता हूँ कि भाई मेरे समोसे अच्छे बने हैं। क्या समोसे बनाए हैं बॉस, लाजवाब, माइंड ब्लोइंग। ऐसे समोसे तो हमने वो 5 सितारा होटल में भी नहीं खाया। अरे वहाँ 200 रुपए में इतना घटिया समोसा मिला और यहाँ 10 रुपए में इतना स्वादिष्ट और अच्छा समोसा। ओह हाय हाय, ओए होए होए होए, मजे आ गए जिंदगी के। और 2 दे दो चंदू भाई। हाँ क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। चंदू के समोसों की अच्छी मात्रा में बिक्री होती क्योंकि उसके समोसों में वैसा मजेदार स्वाद भी होता जो लोगों को पसंद आता और आकर्षित करता। चंदू दिन भर अपनी साइकिल पर सवार होकर फेरी करता और रात भर जागकर आंखें फोड़ फोड़ कर समोसों का मसाला तैयार करता और सूरज सर पे चढ़ते ही गर्मा गर्म समोसों को बड़ी सी कढ़ाई में तलकर साइकिल पे बांध देता है और बेचने के लिए निकल पड़ता। एक रोज गांव में मेला होता है और तभी ओए पिंकी, तुझे पता है आज गांव में मेला है, मेला। सावन महोत्सव चल रहा है शायद। इसी खुशी में आज तेरा भी थोड़ा गेटअप बदल देता हूँ। चंदू अपनी साइकिल पिंकी को फूलों की लड़ियों से और रंग बिरंगी कपड़ों की डोरी से सजाता है। चमकने वाले डेकोरेशन का सामान भी लगाता है। ये बात अब लग रही है हमारी पिंकी एकदम फर्स्ट क्लास। नजर ना लगे तुझे किसी की मेरी पिंकिया। थू 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 थू। चंदू पिंकी की बलैया लेता है और फिर मेले में समोसे बेचने निकल पड़ता है। मेले में पहुंचते ही समोसा खाने के लिए ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है। मुझे 6 समोसे पार्सल। और मुझे 2 समोसे दे दो भाई। अब मीठी नहीं, तीखी पुदीने वाली चटनी डालना। और मुझे 3 समोसे और सिर्फ मीठी चटनी देना। हाँ हाँ दे रहा हूँ। ये लो, ये आपका, ये आपका, और ये आपका। चंदू की मेले में ढेर सारी कमाई होती है। धीरे धीरे दिन ब दिन गाँव में चंदू अपने समोसों के लिए बहुत मशहूर होने लगता है। जिसे देखो बस चंदू के समोसों की ही प्रशंसा करता है और उसे ही खाता है। और युवक और नौजवान भी उसके वीडियो बनाते हैं और वो वायरल हो जाता है सोशल मीडिया पर। अरे ये देखो चंदू भैया, आप तो पूरे सोशल मीडिया पर छा गए। लाइक्स और कमेंट्स की तो बाढ़ आ गई है। देखिए देखिए। चंदू ये सब सुनकर एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे क्या बवाल कर रहे हो यार, दिखाओ तो हमें। अरे वाह, क्या बात है चंदू, तुम तो हीरो बन गए रातों रात। बहुत बढ़िया बिटवा। अब चंदू के समोसे खाने दूर दूर से लोग आते हैं, जिससे उस गांव में रह रहे समोसे और मिठाई बेचने वालों के पास ग्राहक कम आने लगे। वो सब चंदू की सफलता देख उस पर बहुत जलने लगते हैं और ईर्ष्या के प्रकोप में आकर चाल चलते हैं। सुनो, हम यूँ हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हमारी रोजी रोटी पर लात मारने निकला है ये कलमुहा चंदू। इसके काम की तो बैंड बजानी होगी, वो भी हर हाल में। गांव में ऐसी किसी भी जगह पर कहीं भी खड़े रहकर फेरी वाले अपना सामान नहीं बेच सकते, इसीलिए अपनी साइकिल पिंकी पर सवार होकर समोसे बेचता है। लेकिन जब इसकी साइकिल ही नहीं बचेगी तब ये कहाँ जाकर समोसे बेचेगा? हवा में है? दे ताली। हाँ, प्लान गजब है। दोनों जल्लुकड़े आदमी रात में चंदू के घर के बाहर खड़ी साइकिल पिंकी को तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह जब चंदू उठता है और ये सब देखता है
तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे गंगा मैया, ये क्या हो गया मेरी पिंकी को? लगता है किसी गुंडे मवाली लोफर का ही काम है ये। हमने तय किया था कि हम अपनी पिंकिया को घर के अंदर रख लेंगे, न कि इस ठंड में बाहर रखेंगे। लेकिन अब पछताए होत का, आज अब चिड़िया चुग गई खेत। अब मैं समोसे बेचने कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं? गांव में फेरी वालों को एक जगह पर रहकर सामान बेचने पर मनाही है। चंदू बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं और क्या नहीं। वो हर गली, हर मोहल्ले, चौक चौराहे पे और नुक्कड़ पे जाकर समोसे बेचता है, लेकिन उतना नहीं चल पाता जितना कि वो रोज अपनी साइकिल पिंकी के जरिए दूर जा पाता। थक गए हम तो। अरे हमारी पिंकी के होते हुए हम पूरे दिन भर में कई सारी जगहों पर जाकर खूब सारे समोसे बेच पाते और हमारी कमाई पर भी कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अब तो मानो दुखों के पहाड़ टूट पड़े हैं हम पर। चंदू की बहुत कम कमाई होने लगती है और इस बात को लेकर वो काफी उदास और परेशान सा रहने लगता है। उसके तो खाने के भी लाले पड़ने लगते हैं और वो अब बड़ी दुविधा में फंस जाता है। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे सर पर हाथ रखे बैठा हुआ होता है और तब अचानक वहाँ से एक गाड़ी गुजर रही होती है जिसमें भोपू में एक आदमी कोई घोषणा कर रहा होता है। सुनो 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 सभी गांव वालों, आ गया है सुनहरा मौका सभी खाना बनाने वालों के लिए। गांव में आयोजित की जाने वाली है एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें आप चटपटी डिश और स्वादिष्ट व्यंजन पकाओगे। सबसे अच्छे और मजेदार पकवान बनाने वाले को मिलेंगे पूरे 7 लाख रुपए, वो भी इनाम के तौर पर। ये सुनकर चंदू खुशी से चमक उठता है और अपने आप से बोलता है, अरे वाह, ये तो वाकई में एक सुनहरा मौका ही है। मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा और समोसे बनाऊंगा। अब जीतना और हारना तो गंगा मैया के हाथों में है, लेकिन मैं तो पूरी मेहनत और लगन से प्रतियोगिता में भाग लूंगा। चंदू उस प्रतियोगिता में भाग लेता है और मजेदार और स्वादिष्ट समोसे बनाता है, जिन्हें चखकर जज खुशी से झूम उठते हैं और चंदू को ही विजेता घोषित करते हैं। और हमारे इस प्रतियोगिता के विजेता है चंदू समोसे वाला। तालियां तालियां। हर तरफ तालियों की गूंज सुनाई पड़ती है और चंदू को पूरे 7 लाख का इनाम दिया जाता है। वो सबसे पहले बहुत सारे पैसे भरकर अपनी टूटी हुई साइकिल पिंकी की बहाली करवाता है और उसे फिर से नई नवेली बना देता है और अपने लिए एक बड़ा घर भी बनवाता है और गरीब लोगों की मदद करता है और बेसहारा जानवरों को खाना और रहने की जगह देकर उनकी देखभाल भी करता है। वेदनगर कह के एक गांव में ऋषि कहकर एक गरीब नौजवान रहा करता था। ऋषि की उम्र 27 साल होती है। वो अनाथ होता है, जिसके कारण वो बचपन से ही संघर्ष करते आया होता है और बहुत मेहनत से पैसे जुटाकर उसने अपना छोटा सा ढाबा खोला होता है, जिसका नाम पहाड़ी जायका होता है, क्योंकि वेदनगर हिमाचल की पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव होता है। ओए होए होए, क्या लाजवाब खाना बना है, मजा ही आ गया। तुम सच में कमाल का खाना बनाती हो। अरे ढाबे का नाम और स्वाद एकदम सही है। सारे पहाड़ी शुद्ध मसालों का जायका है इस खाने में। धन्यवाद जी। ये लीजिए आपकी रसमलाई और आपका गुलाब जामुन। कुलजीत भाई, आपकी लस्सी बन रही है और रीना मौसी, आपकी और अम्मा की केसर चाय भी धीमी आंच पर बस उबल रही है। ऋषि एक बहुत ही ईमानदार और नेक किस्म का व्यक्ति था, इसीलिए गांव में सभी उसके खाने के साथ साथ उसके इस अच्छे व्यवहार की भी खूब तारीफ किया करते। वो हमेशा अपने ग्राहकों के साथ अच्छे से ही पेश आता। ठंड के मौसम में ग्राहकों को दिक्कत न हो, इसीलिए वो अलाव जलाकर सबका बंदोबस्त भी करता। ऋषि बिटवा, तू सच में बहुत अच्छा है। भगवान तोहरा के खूब तरक्की दे और तुहार सारी इच्छाएं पूरी हो, यही आस्था करत है हम। शुक्रिया दादी माँ, आशीर्वाद बनाए रखिए। ऋषि दादी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। जीते रहो बिटुआ, जीते रहो। ऋषि के जीवन में सब कुछ खुशल मंगल ही चल रहा होता है कि तभी अचानक से एक दिन उसके ढाबे के बाहर एक गवर्नमेंट ऑफिसर वैन में आता है और कहता है, ऋषि जी,
आपका ये जो ढाबा है वो गवर्नमेंट की जमीन पर बनाया हुआ है और अब हमें न चाहते हुए भी आपके ढाबे को तोड़ना होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट की जमीन है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जहां तक मुझे खबर थी ये जमीन तो किसी की भी नहीं थी, फिर अचानक। देखिए देखिए ऑफिसर, मेरा यकीन कीजिए, मैं इस बात से अनजान था। अगर मुझे पता होता कि ये जमीन गवर्नमेंट की है तो मैं कभी यहां पर अपना ढाबा नहीं खोलता, सच में। तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी इमोशनल बातों में मैं नहीं फंसने वाला, समझे। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम जैसे गरीब लोगों को, तुम कैसे कानून के नियम कायदों को तोड़कर अपना काम करते हो। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, और अगर कुछ सामान ढाबे के बाहर निकालना हो तो उसे निकाल लो। 5 मिनट दे रहा हूं तुम्हें, वरना अभी जेसीबी चढ़ा दूंगा तुम्हारे ढाबे पर। लेकिन सच कह रहा हूं ऑफिसर साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगा भला? आप गांव में किसी से भी पूछ लीजिए मेरे बारे में, मैं उन फरेबी और धोखेबाज लोगों में से नहीं हूं। गवर्नमेंट ऑफिसर ऋषि की नहीं सुनता और वो ऋषि के ढाबों को तोड़ देते हैं और चले जाते हैं। ऋषि अब ढाबे के सामान को लेकर गांव में यहाँ से वहाँ भटकता है। वो अपने घर जाकर बहुत रोता है। इतनी मेहनत से मैंने अपना ढाबा बनाया था, पाई पाई करके पैसे जोड़े थे, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? ऋषि अत्यंत चिंताग्रस्त हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और क्या नहीं। वो कई जगहों पर जाकर नौकरी ढूंढता है, पर वो नौकरी पाने में असफल रह जाता है। उसे जब भी कोई गांववासी मिलता तो वो कहता, अरे ऋषि भाई, तुहार हाथ का लिट्टी चोखा खाई के बहुत मन करत है। जो कुछ भी तोहरे साथ हुआ ऊ का सुन के बहुत ही दुख हुआ, पर जल्द से जल्द कुछ ऐसा कर जिसमें हम सभी गांव वाले लोगन को तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट और मजेदार खाना खाने का एक ठो और मौका मिले। सच में ऋषि, तुम्हारे हाथ के खाने की बहुत याद आवत है। ऋषि को गांववासियों की बात सुनकर एक सुझाव आता है। जो देखो वो मुझे मेरे हाथ के खाने के बारे में कह रहा है, उन्हें मेरे खाने की कितनी याद आ रही है ये बता रहा है। इसका मतलब मुझसे मेरा ढाबा छिन चुका है, लेकिन मेरे ग्राहक, मेरे गांववासी अब तक मुझसे छूटे नहीं हैं। मैं अब भी खाना बनाकर बेच सकता हूं, लेकिन कैसे और कहां? ऋषि अब इस सोच में पड़ जाता है कि वो आखिर कहां और कैसे खाना बनाकर बेचेगा। उसी दिन वो अपने घर के आंगन को साफ कर रहा होता है, तभी उसे स्टोर रूम में एक साइकिल मिलती है जो एकदम अलग और हटके होती है। अरे वाह, क्या साइकिल है ये! ऐसी साइकिल तो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। ये डिजाइन तो बहुत ही हटके और राजसी तरह का है। साइकिल का डिजाइन काफी राजसी और खूबसूरत होता है। ऋषि उस साइकिल पर चढ़ी धूल को साफ करता है और उस साइकिल के तीरे को गैरेज जाकर ठीक करवाता है और उस साइकिल को एकदम नई नवेली बनाता है। वाह, अब लग रही है ना ये साइकिल एकदम चकाचक। उस साइकिल को सजाता है और पेंट भी करता है और उस पर सारा गर्मा गर्म खाना गर्म कंटेनर में रखता है और साइकिल पर सवार होकर गांव की हर एक गली में फेरी मार मार कर खाना बेचने लगता है। खाना ले लो, खाना, गर्मा गर्म खाना, दाल रोटी सब्जी पराठे पूरी हलवा और मिठाई। फेरी वाला आया, फेरी वाला। अरे यार ऋषि, तुम्हारे खाने को बहुत मिस किया यार हमने। चलो, अभी इतने दिनों बाद तुमने खाना बनाया है तो आज तो मैं दबा कर खाना खाऊंगा मजे से। अरे बढ़िया ऋषि भाई, तुम्हारा खाना एकदम बेस्ट है, मजा आ गया। साइकिल पर फेरी वाला और वो भी खाना बेचने, और वो भी इतना ताजा और फ्रेश। कमाल कर दिया तुमने तो ऋषि बबुआ, एकदम लल्लन टॉप हो तुम, एकदम लल्लन टॉप। धन्यवाद। ऋषि अब अपने साइकिल पर फेरी करके गांव में खाना बेचता और पैसे कमाता। ऋषि का जीवन अब धीरे धीरे फिर से अच्छा होने लगता है। हर कोई उसके साइकिल पर खाना बेचने का सुझाव की सराहना करता है और वो भी बहुत खुश होता है। वो मंदिर जाकर भगवान से धन्यवाद भी कहता है। धन्यवाद भगवान जी, मैं जानता हूँ कि ये सब आपने ही किया है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं करोगे और ना ही उसे परेशानी में ज्यादा देर रहने दोगे। ऋषि के साइकिल खाने को खरीदने एक दिन एक आदमी आता है
जो एक बड़ी बिजनेस विमेन का नौकर कनौज रहता है। सुनो ऋषि भाई, मेरी मैडम अवंतिका को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अब से तुम ही रोज उनके लिए खाना लाना। ठीक है, जैसा तुम कहो मेरे भाई। कनौज अपनी मैडम अवंतिका के पास जाकर उसे रोज टिफिन दिया करता और अवंतिका को ऋषि के हाथ का खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगता। सच में एकदम माइंड ब्लोइंग खाना बनाता है ये। क्या कमाल का आदमी है। मैं तो दीवानी हो गई हूँ इसके खाने की। बचपन में ही मम्मा पापा का एक्सीडेंट हो गया था। इस खाने को खाने के बाद मुझे मम्मा के हाथ के खाने की याद आ गई। वाओ, आई जस्ट लव इट। अरे वो फेरी वाला बहुत ही अच्छा आदमी है। पूरे गांव को उसने अपना खाने का दीवाना बनाकर रख दिया है। हर कोई बस उसी की प्रशंसा करता रहता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी उससे मिलना चाहूंगी। अवंतिका रोजाना लंच टाइम के दौरान ऋषि के साइकिल के पास ही खाना खाने आती। इसी बीच दोनों एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करते और यूं ही इन मुलाकातों में दोनों के बीच प्यार, ये एहसास कब शुरू हो जाता है दोनों को इस बात की खबर ही नहीं रहती। ऋषि, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमसे मिलकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पाई है। अवंतिका जी, मैं भी आपसे बेशुमार प्यार करता हूँ, लेकिन क्या ऋषि? अवंतिका जी, बात को समझिए। हम दोनों में वैसा कुछ भी नहीं हो सकता जैसा आप सोच रही हैं। आप कहाँ और मैं कहाँ। आप एक विशाल पेड़ हो और मैं उस पेड़ पर टंगा हुआ एक छोटा सा पत्ता, बस। ऋषि, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे मन में ये ख्याल आना लाजमी है, लेकिन सच कहूँ तो प्यार किसी दायरे को, किसी भी फर्क को नहीं जानता। प्यार पैसों से नहीं, रूह से किया जाता है। और तुम इतने फेमस हो पूरे गांव में, तो मैं तो कितनी लकी हूँ कि मैं एक सेलिब्रिटी से शादी करूंगी। आप भी ना। आई लव यू अवंतिका जी। आई लव यू टू ऋषि। एंड यस, ये अवंतिका जी मत बोलो यार, अब मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी। अरे वाह वाह वाह, तो फाइनली दो प्यार के पंछी एक हो ही गए। तालियां तालियां। और इस तरह ऋषि और अवंतिका दोनों ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और ऋषि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हुए गांव और शहरों में बड़े बड़े ढाबे खोलता है और जीवन में खूब सफलता प्राप्त करता है। उगमपुर कहकर एक गांव में संजय नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी रज्जो संग रहा करता था। संजय का एक ढाबा होता है जो गांव के ऐसे इलाके में स्थित होता है जहां ज्यादा ग्राहक पहुंच नहीं पाते, जिसके कारण संजय का ढाबा पूरा दिन सूना ही रहता। क्या हुआ संजू, आज भी ग्राहक नहीं आए कोई? हाँ रज्जो, सुबह से शाम होने को आई है, सूरज ढलने वाला है, लेकिन अभी तक मेरी बोनी भी नहीं हुई है। पता नहीं क्या होगा। मैं तो बहुत परेशान और चिंतित हो चुका हूँ। संजू, तुम इस तरह हिम्मत मत हारो, हिम्मत रखो और प्रयास करते रहो, मेहनत करते रहो। देर से ही सही, लेकिन एक ना एक दिन तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इतने लंबे समय से इसी बात पर विश्वास रखा है, लेकिन अब मुझे ये सारी बातें भी तकियानूस सी लगने लगी हैं। बेकार की लगती हैं ये बातें मुझे। ढाबे की असफलता के कारण संजय बहुत उदास हो जाता है और उसे अपने हालातों को देख बहुत बुरा लगता है, जिसकी वजह से वो अपने काम में भी इतनी फुर्ती और इतना उत्साह नहीं दिखाता। दिन ब दिन उसके ढाबे पर फायदे से ज्यादा नुकसान ही रहता है। इतना सारा खाना रोज बनता है ताजा ताजा, लेकिन सारा खाना वेस्ट चला जाता है। इतने पैसे बर्बाद हो जाते हैं। रज्जो, मैं बहुत मुसीबत में जाते जा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। संजू, अब अगर मैंने तुम्हें कुछ कहा तो तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन सच हमेशा कड़वा ही होता है। किसने कहा था जंगल के पास ढाबा खोलने? अरे इस रास्ते से और हमारे ढाबे के आसपास ज्यादा लोग रहते ही नहीं हैं, तो फिर कोई ढाबे पर खाना खाने कैसे आएगा? भूत प्रेत आएंगे क्या खाना खाने? हाँ, गलती सारी तुम्हारी है संजू। रज्जो, जब मैंने ये ढाबा खरीदा था तभी यहाँ के रेट बहुत कम था और इसीलिए मैंने सोचा कि सस्ते दाम में बिक रहा है तो ले लूं।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा वो फैसला मुझ पर ही इतना महंगा पड़ेगा। दिन गुजरने लगते हैं और बेचारा संजय नुकसान के बोझ तले दबता ही जाता है। इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी अपना ढाबा बंद करना पड़ता है और उसे बेच देना पड़ता है। दिल पर पत्थर रखकर वो ये निर्णय लेता है। थोड़े दिनों बाद वो कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम करता है। तपती धूप में खून पसीना एक करके कड़ी मेहनत करता है। हे भगवान, मुझे शक्ति दो कि मैं ये काम कर सकूं। बचपन में मेरे बाएं हाथ पर मुक्का मार लगा था, जो मुझे अब तक गहरा दर्द दे रहा है। भगवान जी, मुझे ताकत दो कि मैं काम कर सकूं। मुझसे नहीं हो रहा है ये काम। अबे ओ घनचक्कर, जल्दी से हाथ चला, मशीन की तरह। यूं कछुए की तरह काम करेगा तो तुझे काम से निकाल दूंगा, समझा ना? जी मालिक। संजय से मजदूरी का काम नहीं हो पाता। उसके हाथ का अंदरूनी दर्द बढ़ता ही जाता है, जिसके कारण उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेता है। रज्जो, मुझे माफ कर दो। मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। तुम्हें भी मेरे साथ कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये सब। मुझे माफ कर दो रज्जो, मुझे माफ कर दो। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो संजू? मैंने तुमसे प्यार किया है। तुम मेरे पति हो। तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा ख्याल और तुम्हारा साथ मैं नहीं दूंगी तो कौन देगा? अपने आप को इतना दोषी मत ठहराओ संजू। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इन सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। रज्जो संजय का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और थोड़े दिनों बाद संजय की तबीयत ठीक हो जाती है। लेकिन अब उसके पास जितने भी पैसे थे वो सब खत्म हो जाते हैं, जिस कारण उनके खाने के लाले पड़ जाते हैं। संजू, सारा राशन खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे? खाना कैसे खाएंगे? गांव के शिव मंदिर में रोजाना गरीब भिखारियों को मुफ्त में खाना दिया जाता है। अब वहां जाकर ही खाना खाएंगे। रज्जो और संजय दोनों ही शिव मंदिर में जाकर खाना खाते हैं। घर का किराया समय पर नहीं भरने पर घर मालिक आकर उन दोनों को बहुत चिल्लाता है। यहाँ तुम्हारे पिताजी का घर नहीं है और ना ही मैं तुम्हारा दोस्त या रिश्तेदार हूँ जो तुम दोनों को मोहलत पे मोहलत दूंगा पैसे देने के लिए। मुझे कुछ नहीं पता। अगले 24 घंटों के अंदर ही अंदर मुझे पिछले 2 महीने का किराया दे दो, वरना अपना बोझ या बिस्तर बांध कर तैयार रहना यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए निकलने के लिए, समझे? जी साहब, मैं 24 घंटे के अंदर किराया दे दूंगा आपको। घर मालिक चला जाता है। संजू, 24 घंटों के अंदर तुम 2 महीने के किराए के पैसे कहाँ से लाओगे? तुमने बस यूं ही कह दिया। अब तो हमें ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा संजू। माँ और पापा की दी हुई आखिरी निशानी, उनके जेवर है मेरे पास। मैं उन्हें बेचकर किराया दे दूंगा। अब इस संकट भरी घड़ी में मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं चुनने को। संजय अपने माता पिता की आखिरी निशानी उनके जेवरों को बेचकर पैसे लेता है और अपने घर का किराया भरता है। वो बहुत दुखी होता है। रज्जो और संजय दोनों के हाल समय के साथ बहुत बुरे होते जा रहे थे। वो दोनों रोजाना मंदिर से मिल रहे खाने से ही अपना पेट भर रहे थे। संजय गांव के हर एक कोने कोने में जाकर काम की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता। गांव के हर एक इलाके में जाकर मैंने काम ढूंढा, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। तुम निराश मत हो संजू। वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन जब संजय यूं ही जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी उसे वहां पर एक खटारा साइकिल पड़ी हुई दिखती है जो झाड़ियों के बीच होती है। अरे ये साइकिल, ये तो बहुत ही महंगे ब्रांड वाली साइकिल है, लेकिन ये तो थोड़ी टूटी हुई है। भला किसी ने इसे ऐसे फेंका क्यों होगा? संजय झाड़ियों को हटाकर उस साइकिल को अपने घर ले जाता है और उसे ठीक करता है। जब रज्जो उस साइकिल को देखती है तब उसकी आंखों को विश्वास नहीं होता। अरे वाह, ये साइकिल! कल जब तुम इसे लाए थे तब तो ये ऐसी नहीं थी। बड़ी नई नई सी साइकिल लग रही है। वाह संजू, मान गए तुम्हें। तुम तो ऑलराउंडर हो। शुक्रिया रज्जू। इस साइकिल को मैंने रिपेयर तो कर दिया, पर इसका इस्तेमाल किस प्रकार करूं? मैं तो कहीं इतना आता जाता भी नहीं हूं, तो
किसी सफर के लिए भी काम नहीं आएगी। आइडिया! अभी अभी मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। क्यों ना तुम इस साइकिल के जरिए अपना ढाबा फिर से चला सको। मतलब तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओफो मेरे बेवकूफ पति। अरे जैसे गांव में आजकल वो ट्रक वाला ढाबा, मोटरसाइकिल वाला ढाबा और पता नहीं कौन कौन से वाहनों पर ढाबा चलने लगा है ना, उसी तरह तुम भी खाना पकाया करना और उसे साइकिल पर सवार होकर गांव की गली गली में जाकर बेचना, जिससे तुम्हारे साइकिल ढाबे पर बहुत सारे ग्राहक भी आएंगे। अरे वाह 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 मेरी रज्जो, क्या कमाल का धांसू आइडिया दिया है। ये तो बहुत ही फायदेमंद साबित हो जाएगा। फिर चलो, शुभ काम में देरी किस बात की भाई। संजय खाना बनाकर उसे साइकिल पर बेचने जाया करता और वो इस तरह गांव की गली गली में फेरी मारता और खाना बेचता। उसके हाथों का बना खाना लोगों को बहुत पसंद आता और सभी उसकी खूब प्रशंसा करते। अरे वाह भाई, बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हो, मजा ही आ गया। हाँ यार, अब तो हम रोजाना तुम्हारे साइकिल ढाबे पर खाना खाने आया करेंगे। कहाँ थे यार तुम इतने दिन तक? कहाँ छुप कर बैठा था तुम्हारा ये इतना अच्छा खाना बनाने का हुनर? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। संजय अपने साइकिल ढाबे से बहुत सारे पैसे कमाने लगता है और फिर से रज्जू और उसके जीवन में खुशियां आ जाती हैं। एक चलता फिरता साइकिल ढाबा लोगों का आकर्षण बन जाता है और संजय के साइकिल ढाबे के वीडियोस इंटरनेट पर बहुत वायरल हो जाते हैं। इसके बाद लोग उसके ढाबे पर उसका इंटरव्यू लेने भी आते हैं और दूर दूर से लोग सिर्फ उसके साइकिल ढाबे का खाना खाने आते हैं। मुंबई शहर की सनशाइन कॉलोनी में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था जिसका नाम होटल गोल्डन हाइट्स था। वो एक 5 स्टार रेस्टोरेंट और होटल था। उसका मालिक एक अमीर आदमी होता है जिसका नाम मनमोहन होता है। मनमोहन पैसे और मन दोनों से ही खूब धनी होता है। वो बहुत नेक ख्याल और बड़े दिल वाला व्यक्ति होता है। सर वो मुझसे 2 कांच के बर्तन टूट गए हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा सर। चाहे तो आप मेरी तनख्वाह मत दीजिए इस महीने की, लेकिन मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। अरे कैसी बातें कर रहा है राजू? अरे तू चिंता मत कर और इतना घबरा मत। अरे इंसान है तू, कोई मशीन नहीं, गलतियां तो होंगी ही ना। चिल कर, मैं नहीं तेरी तनख्वाह काटने वाला और ना ही तुझे नौकरी से निकालने वाला हूं। क्या सच में? सर आप सच में कमाल के हो, आप जैसा कोई नहीं। मनमोहन सभी के साथ अच्छी तरह पेश आता, फिर चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। मनमोहन अपनी बीवी डिम्पल और छोटी बेटी तारा के साथ एक बड़े से बंगले में रहा करता था। वो अपनी बीवी और बेटी से बहुत प्यार करता था। रेस्टोरेंट में सभी उसके हाथ की बनी सभी डिशेस की खूब तारीफ किया करते। अरे वाह मनमोहन सर, आप तो हमसे भी बड़े टैलेंटेड और माहिर शेफ निकले। मतलब आपके बनाई खाने की खुशबू ही इतनी बेहतरीन है तो स्वाद पर तो बेशक 4 चांद लग ही गए होंगे। हाँ सर जी, आप इतने बड़े रेस्टोरेंट के मालिक होकर भी हम शेफ्स के साथ आकर हमारी मदद करते हो। इतना अच्छा खाना बना लेते हो आप, बहुत डाउन टू अर्थ हो, आप बेमिसाल हो सर। अरे बस इतनी भी तारीफ मत करो मेरी, वरना मुझे शुगर हो जाएगा। शुगर से याद आया, हाँ फतेह, वो चीनी का जार पास करो। जी सर, ये लो। मनमोहन के जीवन में सब कुशल मंगल चल रहा होता है। रेस्टोरेंट भी गुजरते समय के साथ पूरे शहर में और भी ज्यादा मशहूर होने लगता है। लेकिन एक रात एक ऐसी अनहोनी हो जाती है जो सब कुछ तबाह कर देती है। रेस्टोरेंट में सिलेंडर फटने के कारण ब्लास्ट हो जाता है और पूरा रेस्टोरेंट जलकर खाक हो जाता है। भगवान की कृपा दृष्टि से किसी की जान नहीं जाती, लेकिन 13 लोग घायल हो जाते हैं, जिनमें से एक खुद मनमोहन भी होता है। रात के कुछ लगभग 2 बज रहे थे। रेस्टोरेंट का आधा स्टाफ जा चुका था। रेस्टोरेंट बाहर से बंद कर दिया था, लेकिन मैं और मेरे साथ 12 लोगों का स्टाफ सारा मैनेजमेंट समेट रहे थे और सिलेंडर फट गया। वो तो शुक्र है कि वक्त रहते ही हम सब बाहर भाग आए। सब कुछ बर्बाद हो गया डिम्पल, सब कुछ बर्बाद हो गया। मनमोहन, हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हारी और उन बाकी 12 लोगों की जान बच गई। यस पापा, तारा के होते हुए उसके पापा को कुछ नहीं हो सकता। अरे मेरा बच्चा, आओ
पापा को झप्पी दो बेटा। इतने बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट के बर्बाद होने पर मनमोहन बुरी तरह लॉस में चला जाता है। यहाँ तक कि उसे अपने बंगले तक को बेचना पड़ता है। वो सब कुछ बेच बाच कर गाँव चला जाता है। गाँव में उसकी चाची रहा करती थी, जिनका नाम कावेरी होता है। मनमोहन बेटा, तुम जरा भी चिंता मत करो। यहाँ गांव में तुम्हें कहीं ना कहीं नौकरी लग ही जाएगी। अब जो होना था वो हो गया, उसे हम ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर से शुरुआत करके सब कुछ फिर से बनाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। मैं तो पूरी तरह उम्मीद खो चुका हूं, लेकिन फिर भी हिम्मत बांधनी होगी। यूं इस तरह हार नहीं मान सकता। पहले जाकर तारा का गांव के स्कूल में एडमिशन करा देता हूं, फिर नौकरी की तलाश करने लगता हूं। मनमोहन तारा का एडमिशन कराकर गांव में जगह जगह जाकर नौकरी ढूंढने लगता है। तभी एक जगह पर उस पर एक आदमी हंसता है और उसका मजाक उड़ाता है। अरे ये देख, ये तो शहर के सबसे बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट के मालिक आज हमसे नौकरी मांगने आए हैं। बेचारा इतना अमीर था और आज देखो क्या से क्या हो गया। अब तो तू कटोरा लेकर ही घूम मनमोहन। अपनी हद में रह और तमीज से पेश आ, समझा ना? वरना तेरी हड्डी पसली एक करने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। मनमोहन 1 हफ्ते तक यहाँ से वहाँ दर दर भटक कर नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं लगती। वो बहुत दुखी हो जाता है। वो एक दिन यूं ही घर के स्टोर रूम की सफाई कर रहा होता है, तभी उसे एक साइकिल मिलती है। ये साइकिल चाचू की है क्या? नहीं मनमोहन बेटा, ये तो जेठ जी यानी तुम्हारे पापा की साइकिल थी। वो हर रविवार को इस पर सवार होकर जेठानी जी के साथ घूमने जाया करते थे और तुम भी इस पर बैठकर जाया करते थे। लेकिन तुम्हारे चाचू, पापा और माँ के जाने के बाद यही इसी स्टोर रूम में पड़ी है सालों से। कावेरी और मनमोहन भावुक हो जाते हैं। मनमोहन हिम्मत न हार कर रोजाना सुबह जल्दी उठकर गांव के मंदिर में जाया करता और भगवान जी के आशीर्वाद को लेकर वो नौकरी की तलाश करने चला जाता। वो बहुत परिश्रम करता है, लेकिन फलस्वरूप उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी एक दिन भूख लगने पर वो देखता है कि गांव में एक आदमी साइकिल पर खाना बेच रहा है और उसके साइकिल ढाबे पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी हुई है। ये देख मनमोहन चकित हो जाता है। ये क्या? ये तो गजब हो गया। एक साइकिल ढाबा के बाहर इतने लोगों की लंबी लाइन। मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि ज्यादातर साइकिल पर बेचे जाने वाला खाना ही गांव वाले ज्यादा खा रहे हैं। क्यों ना मैं भी एक साइकिल ढाबा खोल लूं? नौकरी तो मुझे मिलने से रही, और रही बात साइकिल की, तो वो तो है ही ना। पापा की साइकिल को मैं इस्तेमाल करूंगा। मनमोहन तय कर लेता है कि अभी वो साइकिल ढाबा खोल कर ही रहेगा। वो अपने स्वर्गवासी पापा की पुरानी साइकिल को ठीक करता है, सजावट करता है और उस पर एक सुंदर सा बोर्ड लगाता है जिस पर लिखा होता है मनमोहन साइकिल ढाबा। वाह मनमोहन, तुमने तो इस पुरानी साइकिल को एकदम से ब्रांड न्यू बना दिया है। वाह! भगवान जी तुझे खूब तरक्की सफलता दे बेटा। मैं भगवान जी से बस यही कामना करती हूँ। पापा, आप देखना, आप इस नए टेस्ट में पक्का आउट ऑफ मार्क्स लाओगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मेरी तारा प्रिंसेस। मनमोहन गर्मा गर्म कंटेनर्स में खाना रख के साइकिल पर रखता है और गांव की गली गली जाकर खाना बेचने लगता है। कुछ ही देर में उसके साइकिल ढाबे पर ढेर सारे लोग खाना खाने आ जाते हैं और तो और सभी उसके हाथ का खाना खाकर उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अरे वाह, क्या खाना है भैया। आपके साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी आपने वही हिम्मत नहीं हारी और ये साइकिल ढाबा खोला। आपकी स्टोरी सच में काफी प्रेरणादायक है। अरे इतना अच्छा खाना तो सच में मैंने कभी नहीं खाया है। बहुत कमाल का साइकिल ढाबा है आपका भाई साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मनमोहन अपने साइकिल ढाबे से पैसे कमाकर उन्हें इकट्ठा करने लगता है और तो और वो अखबार और इंटरनेट पर भी बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। इतना बड़ा आदमी एक साइकिल ढाबे वाला बन गया है, इस बात से सभी को बहुत बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन
वो मनमोहन पैसों को इकट्ठा करके गांव में एक बड़ा 5 स्टार रेस्टोरेंट खोलता है और उसकी रिबन कटिंग सेरेमनी में वो अपनी चाची जी को भी रिबन काटने को कहता है। मनमोहन बेटा, तू ही है वो जिसने इस गांव का सबसे पहला 5 स्टार रेस्टोरेंट खोला। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बेटा। साइकिल ढाबा के साथ पापा की साइकिल के रूप में उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ ही था और आज शायद उसी आशीर्वाद का नतीजा है ये रेस्टोरेंट। कावेरी रिबन कट करके रेस्टोरेंट का उद्घाटन करती है और इसी तरह मनमोहन अब हर एक शहर में अपने रेस्टोरेंट के चेन्स ओपन करता है और अपने जीवन में बहुत तरक्की करता है।